हेलो दोस्तों, आकार आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा चर्चा का विषय है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, है ना। ये हाल ही में काफी न्यूज में है, आप लोगों ने सुना होगा। इस पर देश में इस पर जो बहस की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो क्या है यूसीसी, क्या इसके कारण बदलाव हो सकते हैं और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं और इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं, साथ ही क्या देश के किसी और हिस्से में यह लागू है या दुनिया में कहां यह लागू है, और इसके पीछे जो मील का पत्थर साबित हुआ केस शाहबानो वो क्या था, ये सब जानेंगे आज के इस लेक्चर में। ना पहले एक बात जान लेते हैं कि ये लेक्चर पूरी तरह से एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें सभी स्टूडेंट्स और आम नागरिक को इसमें एक जानकारी देने के लिए लेक्चर बनाया गया है, जिसका हम कोई भी किसी भी इसमें राजनीतिक पहलू को टच नहीं करेंगे, है ना। ये प्योरली एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो जानेंगे इन सब चीजों के बारे में इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता क्या होता है। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर हम समझें समान नागरिक संहिता को, इसका बिल्कुल बेसिक मीनिंग है पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना। किन मामलों में? उनके पर्सनल मामलों में। पर्सनल मैटर्स का एक बेसिक मीनिंग होता है, जैसे शादी हो गया, है ना, तलाक हो गया, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार, ये सारे के सारे मामलों में एक कानून होना, इसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, जनरली उसमें दो तरह के मामले होते हैं। एक क्रिमिनल मामले जिनको हम आपराधिक कहते हैं, और एक सिविल मामले। क्रिमिनल मामले जैसे हत्या, लूट, डकैती, ये सारे जो मामले होते हैं आपराधिक मामले, इसमें किसी भी धर्म या जाति का हो, उनके सबके लिए इसकी पूरी प्रोसेस या सजा का प्रावधान बिल्कुल सेम होता है ना। कोई भी इंसान अगर हत्या डकैती करेगा तो उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाएगा, जाति नहीं, सबके लिए बिल्कुल कानून समान होगा, सजा का प्रावधान भी समान होगा। लेकिन जब हम सिविल मामलों की बात करते हैं तो इसमें काफी सारे मामले आते हैं, जैसे मानहानि वाला आता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आता है ना, पति और पत्नी के बीच में अनबन, तलाक, ऐसे सारे मसले सिविल में आते हैं। तो वो पर्सनल मैटर जो है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, जैसे शादी हो गया, तलाक हो गया, गोद लेना हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, विरासत हो गया, ये सारे के सारे जो पर्सनल मैटर्स हैं, ये सारे के सारे जो है सिविल मामलों के, इनके लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग लॉज होते हैं, जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे हिंदुओं में अगर मैं शादी की बात करूं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है। अगर मुस्लिम में बोलूं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है। ऐसे ही ईसाइयों और क्रिश्चियंस के लिए अलग होता है। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल, हिंदुओं में जैसे एक शादी होती है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से 4 शादी करने का प्रोविजन होता है। ऐसे ही तलाक और गोद लेना, इन सब के लिए अलग अलग कानून होते हैं। तो इन सारे अलग अलग जो धर्मों के कानून, रीति रिवाजों वाले जो चीजें होती है, इन सारे कानूनों को खत्म करके एक कानून लाना, उसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इसमें क्रिमिनल मामलों से नहीं, सिविल में जो पर्सनल मामले हैं उनके लिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वो सारी चीजें जो मैंने बताई थी, मैरिज, शादी, डिवोर्स, तलाक, मेंटेनेंस, रख रखाव, है ना, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, गोद लेना, और उत्तराधिकार, प्रॉपर्टी वाला नियम। अभी आगे भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये सारे चीजें जो हैं, इनको पर्सनल मैटर्स कहते हैं। अभी तक ये सब के सब अलग अलग रिलीजन के पर्सनल लॉ से चलते आए, अलग अलग धर्मों के। अब ये सब खत्म होकर एक कानून लाने की कवायद शुरू हो चुकी है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? यूसीसी। अच्छा, हाल ही में इसकी चर्चा तेज होने का एक कारण भी है 22वां लॉ कमीशन। ये भी आपको जानना है, 22वां लॉ कमीशन, विधि आयोग जिसको हम कहते हैं, है ना, जिसके अध्यक्ष जो है वो अभी जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी है ना। 14 जून 2023 को उन्होंने इस पे जो है इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया, और इसके तहत कई धार्मिक संस्थानों, संगठनों, आम नागरिकों से राय मांगी गई है, और लाखों लोगों की राय वहां पर पहुंच भी गई है। अभी इसी के बाद एक मसौदा इसका प्रॉपर तैयार होगा, बिल। ठीक है। अच्छा, इसके पहले क्या ऐसी राय पहले भी मांगी गई थी? जी बिल्कुल। 21st लॉ कमीशन, 21वां अगर विधि आयोग की बात करूं मैं, है ना, जो जस्टिस बलवीर सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में था, 2016 में भी ऐसी राय लोगों से यूसीसी के लिए मांगी गई थी। फिर 2018 में डिसीजन आया 21वें लॉ कमीशन का कि फिलहाल यूसीसी की देश में जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से यह कवायद तेज हो गई है जून में 22वें लॉ कमीशन के डिसीजन के बाद। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो हमने देखा यूसीसी क्या है, ये समझा। अब हम देखते हैं कि इसके आने से क्या बदलाव हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यूसीसी के आने से क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, अभी तो मैंने कहा ना कि ये बिल या ड्राफ्ट पूरा तैयार होगा तब इसकी पूरी पिक्चर क्लियर होगी, बट फिलहाल मौजूदा जानकारी के अकॉर्डिंग क्या क्या आपकी इन चीजों में बदल सकता है पर्सनल मैटर में। पहली चीज, शादी में क्या बदलाव होगा? इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो है वो मतलब एक कंपलसरी हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है शादी का पंजीकरण होना, ये कंपलसरी हो जाएगा। फिलहाल अगर आप देखते हैं खास करके गांव में, तो मुझे लगता है 90% शादियां अभी भी रजिस्ट्रेशन में नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं गांव तक भी पहुंचाई जाएगी। और एक बार अगर शादी रजिस्टर्ड हो गई तो उसको खत्म करना या तलाक लेने का तो पूरा अधिकार या पूरा जो सिस्टम हो सिर्फ कोर्ट से ही होगा। मतलब शादी रजिस्टर्ड हो गई तो तलाक लेना या शादी को खत्म करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। फिलहाल अगर मैं कहूं, अगर धरातल पे देखें हम, तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत या मध्य भारत या गांव में खास करके देखूं तो पूरे हिंदुस्तान भारत में मैक्सिमम जगह आज भी अगर किसी शादी को खत्म करना हो तो क्या कहते हैं, वहां के जो बड़े बुजुर्ग या पंच हैं वो सब बैठ जाते हैं, दोनों पक्षों को बैठाते हैं और एक नॉर्मल से पेपर पर लिखकर उस शादी को खत्म कर दिया जाता है। तो ये सब नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर एक कानून बनेगा, तो उसी कानून के तहत आप उसको वहां से खत्म कर सकते हैं शादी को। तो ये तो होगा एक बदलाव। दूसरा, एक से ज्यादा शादियों पे पूरी तरह से रोक लग सकती है। फिलहाल अगर हम कहें तो ऐसे आदिवासियों में एक से ज्यादा पत्नी रखने का अधिकार है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग 4 शादियां करने का अधिकार है। हो सकता है कि इसके आने के बाद एक ही शादी करने का अधिकार हो और उसके बाद पूरा बैन लग जाए, ये भी एक बदलाव हो सकता है। ये बदलाव होंगे शादी में। तलाक के लिए जैसा कि मैंने कहा, तलाक के लिए अभी मैंने कहा, डिवोर्स के लिए कि इसमें क्या हो सकता है, ये कोर्ट से ही होगा, इसमें भी पर्सनल लॉ सारे खत्म हो जाएंगे जितने भी तरीके हैं। तीसरा, गोद लेना, एडॉप्शन जिसको हम कहते हैं। गोद लेने में क्या होगा कि जितने भी जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगी। जैसे कोई अनाथ है, अगर उसका अभिभावक बनना है, कोई एक जोड़ा है जो गोद लेना चाहता है किसी बच्चे को, तो वो नियम आसान हो जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम वुमेन्स की, तो मुस्लिम वुमेन्स में क्या हो जाएगा, इनको बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। दूसरा ये है कि इनको हलाला और इद्दत जैसी चीजों से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। हलाला और इद्दत इनके लिए पूरी तरह से खत्म हो सकता है, ये इनके लिए बदलाव आ सकता है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि और कुछ बदलाव, देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहें कि महिला और पुरुषों को इसमें अधिकार काफी बराबर मिलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखिए पर्सनल लॉज जो होते हैं, देखिए आर्टिकल 14 संविधान का कहता है सब बराबर है, महिला पुरुष कोई भी धर्म कोई जाति के लोग। लेकिन जब पर्सनल लॉ की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम देखें, काफी समय से चले आ रहे हैं, इसमें पुरुष प्रधान सोच है, तो इसमें महिलाओं को काफी सारे अधिकार कम मिलते हैं। जैसे तलाक के मामले में पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, यहां पर महिला और पुरुष दोनों को तलाक लेने के अधिकार बराबर मिल जाएंगे। एक ये बदलाव देखने को मिलेगा, दोनों को तलाक के अधिकार बराबर मिल जाएंगे। तो एक ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं प्रॉपर्टी वाली बात करूं तो इसमें क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक नौकरी पेशा बेटा है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी कॉम्पेंसेशन, हर्जाना, जो भी सरकार की तरफ से जहां से भी जो राशि दी जाएगी वो उसकी पत्नी को मुआवजा मिलेगा। तो उस पत्नी का ये उसके ऊपर एक लायबिलिटी होगी कि जो बेटा था जिसकी मृत्यु हुई है, उसके माता पिता, उन दोनों का भरण पोषण भी उस मुआवजे की राशि में से करना होगा। यह बदलाव यूसीसी में आ जाएगा। दूसरे लेवल पे देखें, अगर एक महिला जो पत्नी है उसकी मृत्यु होती है और अगर वो इकलौती संतान है अपने माता पिता की, तो उस महिला जिसकी मृत्यु हुई है उसके माता पिता के भरण पोषण या देखभाल भी उसके पति को करनी होगी। ये बदलाव आपको सारे यूसीसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिल सकते हैं, मतलब हो सकता है बिल्कुल मिले। अब इसके बाद हम ये देखें कि ये तो हमने देखा कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, है ना। प्रॉपर्टी में बिल्कुल बराबर का अधिकार हो जाएगा, पुरुषों का, महिलाओं का, सबका। अब ये देखते हैं कि इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं कि ये आना चाहिए। देखिए इसके पक्ष में तर्क देने का सबसे पहला एक कारण तो यह है कि पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा, मतलब महिलाएं जो हैं उनके अधिकार बढ़ेंगे। तो वी कैन से मोर राइट्स टू द वुमेन, मोर राइट्स टू द वुमेन, ये सबसे बड़ी चीज है। महिलाओं को अधिकार, जैसे अभी हमने कहा, तलाक में बराबरी का अधिकार मिल जाएगा, भरण पोषण में उनको अधिकार मिल जाएगा, संपत्ति का अधिकार बराबर मिल जाएगा। तो एक तो उनको मिलेगा ज्यादा अधिकार। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये भारत का जो लक्ष्य है, जो प्रियम्बल जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं संविधान का, उसके लक्ष्य को पूरा करेगा। कैसे करेगा? उसमें क्लियर लिखा हुआ है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मीनिंग क्या होता है? सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को यहां पर बराबर समझना, सभी धर्मों को बराबर वैल्यू देना, किसी भी धर्म से कोई चीज बाउंडेड नहीं होगी। तो जो हमारा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो हमारे प्रस्तावना संविधान में लिखा हुआ है, उस लक्ष्य को यह पूरा करेगा। ये उनके उसमें तर्क दिए गए। तीसरा है कि जैसे पॉलीगमी, जो एक से ज्यादा शादियों वाला वो सिस्टम समाज से खत्म हो जाएगा, तो महिलाओं की स्थिति इसमें और सुधरेगी, ये भी बोला जा रहा है। इसके अलावा यह होगा जब सारे पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे तो एक कानून बनेगा। एक कानून बने से इंडिया को ये इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट मतलब अखंडता आएगी, भारत में यूनिटी आएगी, देश और एक हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे तो एक देश हो जाए, एक ही कानून होगा तो देश में इंटीग्रिटी बढ़ेगी, उसमें यूनिटी, अखंडता उसकी बढ़ेगी।
एक और तर्क दिया जा रहा है न्यायालयों के, उससे कोर्ट के बिहाफ पे। इससे हमारे देश की न्यायालय जितने भी हैं, कोर्ट्स हैं, उन पे बोझ कम होगा। कैसे बोझ कम होगा? क्योंकि अभी क्या होता है, इसे पर्सनल लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अलग अलग जगह के पर्सनल लॉज हैं अलग अलग धर्मों के लिए। उनसे अगर कोई असंतुष्ट होता है तो वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। तो इतने सारे पर्सनल लॉ हैं, उनसे इतने सारे डिसीजन आते हैं, सब लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो सब कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जब ये पर्सनल लॉ हट जाएंगे, एक कानून आ जाएगा, तो फिर वो जो होता है ना असंतुष्टता, वो नहीं होगी और इतने ज्यादा लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि इससे हमारे न्यायालयों पे बोझ कम होगा अगर एक कानून आता है तो, क्योंकि वो कानून तो मानना पड़ेगा फिर सभी को। ठीक है, तो एक चीज ये है कि पर्सनल लॉ के जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म हो जाएंगे इससे। तो ये वो चीजें हैं जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि ये सब जो होगा ये फेवर में होगा, ये उनके फेवर में दे रहे हैं कि ये यूसीसी आना चाहिए। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कंसर्न्स क्या है उनके, या फिर जो हम कह रहे हैं कि उनके विपक्ष वाले तर्क क्या है कि नहीं, जिनको लग रहा है इससे थोड़ा सा कि ये नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ लोग इससे अपनी आपत्ति जता रहे हैं, वो क्या क्या जता रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें साउथ इंडिया में देखिए आपस में कजिन ब्रदर्स में शादी हो जाती है। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, ये देखिए पूरे भारत में 8% कजिन, कजिन का मतलब है अगर भाई भाई के बेटे और बेटियों में शादी होना, फर्स्ट कजिन बोलते हैं इनको, सेकंड कजिन मतलब उनके बेटे बेटी। तो रिश्तेदारों की शादियां जो है वो आपको पता होगा उत्तर भारत में जनरली इतनी देखने को नहीं मिलती, हम नकारते हैं उस शादी को। फिर भी अगर मैं आपको डाटा दूं तो मध्य प्रदेश में 3.7% रिश्तेदारों में शादियां हो जाती है, मतलब हर 100 शादियों में से लगभग 4 शादियां। लेकिन ये उत्तर कहीं भी देख लो, उत्तराखंड में 2.8, राजस्थान में 2.7, मतलब लगभग उत्तर भारत में हर 100 शादियों में से 3 शादियां आपसी रिश्तेदारों में होती है। वहीं अगर हम इस आंकड़े की दक्षिण भारत में बात करें, साउथ इंडिया में, यह आंकड़ा काफी ज्यादा हो जाता है। कर्नाटक में देखिएगा आप 23.5, हर 100 शादियों में से लगभग 24 शादियां आपसे रिश्तेदारों में होती है। आंध्र प्रदेश में देखो 22, तमिलनाडु में देखो 21, मतलब साउथ इंडिया में रिश्तेदारों वाली शादियों का प्रचलन ज्यादा है। इस पे पूरी तरह से रोक लग जाएगी, ये भी लोगों का कंसर्न है। अगर यूसीसी आता है तो ये रिश्तेदारों में होने वाली शादियां रोक लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक कंसर्न हो गया। दूसरा कंसर्न अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है, ये उनको चिंता है कि आदिवासियों में जनरली एक से ज्यादा पत्नियां रखने का एक रीति रिवाज होता है उनका, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा लोगों का कंसर्न है। प्लीज याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, आज 4 जुलाई 2023 तक अभी जितने व्यू आए हैं उनके बेसिस पे जो मसौदा तैयार हो रहा है उसमें अभी तक इस बात में अभी तक इनको बाहर रखा गया है। अभी तक इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं आई कि इनके लिए क्या प्रोविजन होगा, शायद इनको दूर भी रखें आदिवासियों। लेकिन ठीक है, अगर यूसीसी आता है तो उसके अकॉर्डिंग तो एक शादी के बाद सब पे बैन लग सकता है। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरा उनका कंसर्न एक ये भी है कि अगर मान लीजिए यहां पर हम कहें कि यूसीसी आता है देश में, और यूसीसी आने से जो एक ही कानून हो जाएगा, तो फिर हमारे संविधान में खुद में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड खुद कॉन्स्टिट्यूशन, खुद संविधान में इन 3 राज्यों के लिए इनके रीति रिवाज और इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान है। तो फिर ऐसे में कैसे इनको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे एक रूपता लाएंगे, ये एक कंसर्न है कि कैसे आएगी वो एक रूपता, है ना। कुछ अल्पसंख्यकों वाला प्रॉब्लम भी है, माइनॉरिटीज वाला, उनको भी डर है। अल्पसंख्यकों को ये लग रहा है कि ये जो कानून है यूसीसी, ये मेजॉरिटी वाला कानून है, तो ये थोपा जाएगा उन पर, ये उनका कंसर्न है। तो मैंने आपको आदिवासियों का कंसर्न बताया, माइनॉरिटीज का कंसर्न बताया, इन राज्यों का कंसर्न बताया। इसके अलावा एक कंसर्न और है HUF और स्पेशल मैरिज एक्ट वाला। ये कंसर्न क्या है ये भी देखिए। देखिए HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सिंपल से आसान शब्दों में समझाऊं, एक छोटा परिवार एक यूनिट की तरह जहां काम करता है। कोई एक खाता खोल लेते हैं और एक मुखिया होता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक बिजनेस या छोटा मोटा कोई भी काम करते हैं, पूरा ज्वाइंटली एक साथ। तो उनको इनकम टैक्स 1961 एक्ट के तहत छूट मिलती है इनकम टैक्स में। लेकिन और ये सिर्फ हिंदुओं में होता है। हिंदू का मतलब यहां पर याद रखिएगा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, तो ये इनको प्रोविजन मिलता है, ये ईसाइयों या मुस्लिम में नहीं है। तो क्या ये खत्म हो जाएगा, ये भी लोगों का एक कंसर्न है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत टैक्स में मिलने वाली छूट क्या खत्म हो जाएगी। एक और है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें 2 अलग अलग धर्मों या जातियों के लोगों में जो शादी होती है उसको ये मान्यता देने के लिए कानून बनाया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट, कुछ शर्तों के साथ। तो क्या ये इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये सारे हैं लोगों के कंसर्न, जो जिसके कारण उनको या तो उनको चिंता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको डर है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो इसके लिए इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी सारी चीजें, मतलब यहां पर हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि आखिर ये क्या किसी और देश में लागू है? कुछ और देशों में ये चीज लागू है, दुनिया के किसी और हिस्से में बिल्कुल लागू है। कौन कौन से देशों में लागू है? रूस में लागू है, ये अमेरिका में लागू है, ये जापान में है,
फ्रांस में है, इजराइल में है। दो देश के नाम जरूर बताना चाहूंगा जो हमारे पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों देशों में भी ये लागू है। यहां पर शरिया जो होता है, उस शरिया के बेसिस पे कानून बनाया गया है, समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इजराइल, यहां सब जगह यूसीसी लागू है। क्लियर? तो ये भी हमने सीखा। अब हम देखते हैं कि क्या भारत के किसी हिस्से में यूसीसी लागू है? भारत में भी ये लागू है। भारत में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इकलौता राज्य है जहां ये लागू है, और वो है गोवा। अभी हाल ही में अगर आप न्यूज में देख रहे हो तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने अगला कदम उठा लिया है इसको लागू करने के लिए। और अगर ऐसा करता है तो उत्तराखंड हिंदुस्तान का आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी को लागू करेगा। लेकिन गोवा में यह लागू है और उसको गोवा सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। गोवा सिविल कोड, जिसको पहले पोर्चुगीज सिविल कोड कहते थे। पोर्चुगीज सिविल कोड इसीलिए कहते थे क्योंकि यह आजादी के पहले से ही पुर्तगाली, जब भी पुर्तगाली आते हैं, वास्को डी गामा का नाम आप सभी जानते हैं, तो पुर्तगाली भारत में आने वाले, आधुनिक भारत में पहले यूरोपियन थे और सबसे आखिरी में जाने वाले। 1961 1961 तक गोवा इनके कब्जे में था, उसके बाद ये भारत में इसका विलय हुआ। तो पुर्तगालियों ने गोवा में 1869 में, 1867 में तो उन्होंने बना लिया था, और 1869 में ये सिविल कोड को लागू किया उन्होंने। प्लीज याद रखिएगा, ये आपके प्रश्न एग्जाम के लिए भी जरूरी है। 1867 में पुर्तगालियों ने एक सिविल कोड बनाया जिसको पुर्तगाली सिविल कोड कहते हैं, जो 1869 में लागू कर दिया गया। इसके तहत वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताई थी, जैसे महिला और पुरुष को संपत्ति का बराबर अधिकार है, तलाक लेने में दोनों को बराबर का अधिकार है, वहां इनकम टैक्स भी कैलकुलेट होता है, तो महिला और पुरुष दोनों की इनकम को टोटल करके उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। पिताजी की जो संपत्ति है, उनको, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको अपनी संपत्ति का कम से कम आधा अपने बेटों और बेटियों के नाम करना होगा। बेटियों का बराबर अधिकार है वहां संपत्ति का। शादी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल अनिवार्य है, एक से ज्यादा शादी करने का किसी को अधिकार नहीं है गोवा में, और ये 1869 से चल रहा है। हाँ, हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट है, लेकिन वो भी सशर्त, उसमें कुछ शर्तें हैं, है ना। जैसे एक शर्त में बताता हूं, 21 साल तक अगर महिला किसी बच्चे या बच्ची को जन्म नहीं दे पाती है तो उसका पति दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसे कुछ वहां पर चीजें हैं। 30 साल तक अगर वो बेटे को जन्म नहीं दे तो वो दूसरी शादी कर सकता है। तो सशर्त 2 शादी करने का अधिकार है हिंदुओं को। ठीक है, तो ये गोवा के कोड्स हैं। तो मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं ये गोवा में ऑलरेडी लगा हुआ है। और जब भी यूसीसी की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा इसका उदाहरण देती है कि जब एक राज्य में यह हो सकता है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं। तो हमने ये भी देखा हिंदुस्तान में कहा है। आखिरी चीज हम देखते हैं कि आखिर वो मील का पत्थर कौन सा केस था, कौन सा वो केस था जिससे इसकी बार बार इस केस का नाम आता है जब भी यूसीसी की बात आती है। शाहबानो केस। शाहबानो केस, ये शाहबानो केस क्या है? ये मध्य प्रदेश के इंदौर, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली थी महिला शाहबानो। शाहबानो की शादी जब हुई मोहम्मद अहमद खान से, तो हम 2 इवेंट यहां देखते हैं। 1978 में इनके पति मोहम्मद अहमद खान ने इनको तलाक दे दिया। उसके बाद इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वो हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में जब मोहम्मद अहमद खान ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मेहर की राशि के साथ साथ सिर्फ 3 महीने का ही भुगतान या भत्ता दिया जाए, सिर्फ 3 ही महीने तक का उनको भुगतान किया जाए, उसके बाद ये भरण पोषण का भत्ता ना दिया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बिल्कुल इस में एक नींव का पत्थर साबित हुई यूसीसी के लिए। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 125 की उसकी धारा जो 125 है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से या किसी भी लॉ पर्सनल लॉ से ऊपर है, और उसके तहत किसी भी तलाकशुदा महिलाओं को अपने पति से, किसी भी धर्म या जाति का हो, अपने पति से उसको भरण पोषण लेने का पूरा अधिकार है, तो वो तो आपको देना पड़ेगा। और वहां पर 5, ये जो इस केस में, ये जो हिस्टोरिक केस का डिसीजन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। ये डिसीजन आया अप्रैल 1985 में। अप्रैल 1985 वो ऐतिहासिक दिन बना जहां 5 जज थे उस बेंच में, और जिसमें सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे वो थे वाई.वी. चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने एक टिप्पणी भी की। संविधान का आर्टिकल 44, याद रखिएगा, इस यूसीसी के बारे में हमारे संविधान में भी मेंशन है। भाग 4 पार्ट 4 के अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में क्लियरली है कि स्टेट को कोशिश करना चाहिए यूसीसी के प्रोविजन को लागू करने के लिए, या उसके बारे में, तो उसको पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में।
तो वहां पर जज ने, वहां पर सीजेआई ने कहा था कि ये आर्टिकल 44 जो है ये एक मृत पन्ने की तरह घोषित हो चुका है। मतलब उनकी एक तल्ख टिप्पणी थी जिसमें वो चाहते थे कि ये यूसीसी के बारे में अब सरकारों को सोचना चाहिए और एक समान कानून लाना चाहिए। और आपको बता दें, जो वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब हैं चीफ जस्टिस हमारे, उन्हीं के जो बेटे हैं अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय विष्णु, चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीजेआई का नाम भी उसमें केस में पता होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा यूसीसी के बारे में हमने देखा। अब देखिए एक सबसे अच्छी चीज है, एक छोटा सा एक हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर जो राय मांगी गई है इसमें सबसे पहल ये होनी चाहिए कि जितने भी धार्मिक संगठन है, क्योंकि इससे पर्सनल लॉ अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि सारे धार्मिक संगठनों से सरकार की बात की जाए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सभी लोगों को ये समझाया जाए देश में, अगर मान लीजिए ये आता है या इस पर विचार विमर्श होता है तो ये समझाया जाए कि ये एक सोशल रिफॉर्म की तरह है, ये एक सामाजिक सुधार की तरह है, ना कि धार्मिक सुधार की तरह। तो अगर हम सोशल रिफॉर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे, अगर हम मान लीजिए सारे धार्मिक संगठनों और सबको कॉन्फिडेंस में लेके बात करके अगर समझाएंगे कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, सही जानकारी एक ऐसी चीज है जो अगर हर किसी को दी जाए तो सब उसके लिए शायद तैयार होते हैं। तो प्रॉपर सभी दल की बैठक, प्रॉपर अगर हम कहें कि सभी संगठनों की बैठक, सभी संस्थानों की, बहुत सारी सिविल सोसाइटी से राय ली जाए और उसके बाद बहुत कंटेम्पलेट करके एक प्रॉपर अगर बनाया जाए तो इस पे कुछ और बढ़िया सा एक सिस्टम तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ये आज के इस लेक्चर में आई होप कि आपने ये जाना होगा इसके बारे में, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक किसी अच्छे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।